जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग साइंस के सेट के क्रम में आज हम लोग सेट नंबर 159 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके पिछला वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, और आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम कौन नियंत्रित करता है। देखिए परमाणु का जो कक्षा होता है उसको भरने का क्रम जो है अफबाहु का सिद्धांत जो है ये नियंत्रित करता है। यानी कि अफबाहु के सिद्धांत के द्वारा जो है ये नियंत्रित होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि परमाणु के कक्षा को भरने का क्रम क्या है, तो अफबाहु सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। और यह बताता है कि एक परमाणु या आयन की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा वाले स्तर में पहले उपलब्ध सबसे कम ऊर्जा वाले स्तर में परमाणु की कक्षा को भरता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि पीतल इनमें से किसका मिश्र धातु। देखिए पीतल जो है ये आपको तांबा और जस्ता का है, यानी कि तांबा और जिंक का है। ठीक, तांबा और जिंक का मिश्रण है पीतल। ठीक, तो पीतल में देखिए तांबा और जिंक कितना रहता है। देखिए जस्ता जो है ये आपको 30% रहता है और तांबा रहता है आपको 70%। ठीक, तो किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जल अपघटन में ऊर्जा के किस रूप में उत्पन्न होता है। कि देखिए जब जल अपघटन होता है तो उस टाइम जो है ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है। ठीक, तो ये जल अपघटन जो उष्मा ऊर्जा जो है आपको उष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए जल अपघटन प्रक्रिया है क्या। देखिए जल अपघटन कैसा है, तो ये वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि लवण के आयन और जल के आयन या जो है ना इसका जल का आयन कहे या जल का जो है अणु है ये परस्पर जो है ना संयोग करेगा। ठीक ना, संयोग करेगा तो अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। ठीक ना, जिसमें क्या होता है ये ऊर्जा और ऊर्जा जो है ना इसमें जो ऊर्जा होता है ये उष्मा के रूप में निकलता है। ठीक ना, यही है जल अपघटन। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि खीरा यानी खार नहीं खीरा यहाँ होना चाहिए। खीरा को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकले। देखिए आप खीरा जब काट लीजिएगा उस पर जब आप नमक छिड़केंगे देखिए उसमें से पानी निकलने लगता है। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों होता है कि उसमें पानी निकलने लगता है, ये आपको ऑस्मोसिस के कारण होता है। ठीक है, देखिए ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस होता है परासरण हिंदी में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। ठीक, देखिए परासरण क्या होता है। देखिए परासरण के क्रिया जो है ना आपको अर्धपारगम झिल्ली से होकर जाती है। ठीक, इसमें क्या होता है कि विलायक के अणु जो है ना कम सांद्रता के क्षेत्र से अधिक सांद्रता के क्षेत्र की ओर गति करता है। यानी क्या हुआ कि ऑस्मोसिस यानी कि परासरण में क्या होता है कि कोई भी विलायक है वो क्या करेगा आपको उसके विलायक का अणु क्या है कि ये कम सांद्रता के क्षेत्र से जो है ना अधिक सांद्रता के क्षेत्र की ओर गति करता है। और देखिए खीरा पर जब नमक डालते हैं तो जो बाहरी का क्षेत्र होता है ना उसका सांद्रता अधिक हो जाता है। ठीक है, जिससे खीरे के अंदर का क्या हो जाएगा, तो खीरे के अंदर का सांद्रता कम है। यानी कि अभी तुरंत देखे थे कि ये जो है ना आपको कम सांद्रता से क्षेत्र से जो है ना अधिक सांद्रता की ओर आता है। ठीक ना, तो खीरा के अंदर का सांद्रता कम है और जब जाए हम उस सतह पर क्या डाले हैं, नमक डाले हैं, तो वहाँ का सांद्रता क्या हो जाएगा, अधिक हो जाता है। तो क्या होगा, कम से अधिक की ओर आ रहा है तो इसी परासरण कहते हैं। ठीक है, तो इसी कारण इस पर जो है ना आपको पानी आने लगता है। ठीक, चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। ठीक है, कि ऑक्सीजन सबसे अधिक उपलब्ध है। ठीक है ना, तो उसके बाद जो है आपको दूसरा नंबर पर कौन सबसे अधिक उपलब्ध। देखिए सबसे ज़्यादा उपलब्ध क्या है आपको, तो ऑक्सीजन है। उससे कम है आपको सिलिकॉन, उससे कम है एल्युमिनियम, उससे कम है आपको लोहा। ठीक है ना, यहाँ हमको दूसरा स्थान पर पूछा है, दूसरा स्थान देखिए कौन है, तो सिलिकॉन है। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, क्यों। देखिए पारा का जो है आपको तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका देखिए क्या क्या कारण है। देखिए इसका 2-3 वो कारण है। देखिए पहला कारण क्या है कि इसका जो है ना आपको उसमें प्रसार क्या होता है, आपको ऊंच होता है। ठीक ना, और उसमें प्रचार
उच्च होता है, ठीक है ना। और जिसके कारण क्या करता है ये कि तापमान में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो उसको भी ये जो है ना आपको रेटिंग दे देता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इसका उसमें प्रसार बहुत ही कम होता है, पर मतलब क्या होता है कि इसका उसमें प्रसार बहुत ही अधिक होता है, यानी कि उच्च उसमें प्रसार होता है, ठीक है। जिससे थोड़ा सा भी अल्प मात्रा में परिवर्तन हुआ उसको भी ये रीड कर लेता है, ठीक है ना। और देखिए और साथ ही इसका क्या होता है कि क्वथनांक भी उच्च होता है, ठीक है। देखिए पारा का जो क्वथनांक है लगभग कितना होता है, तो ये होता है आपको 366.6 डिग्री सेल्सियस के लगभग में होता है, ठीक ना। और देखिए इसका और भी कारण है क्यों जो इसका यूज किया जाता है आपको थर्मामीटर में। देखिए इसका और भी कारण है कि ये देखिए आपको अपारदर्शी है, यानी कि अपारदर्शी और ये चमकदार भी है, ठीक है ना। ताकि देखिए पठन इसको जो है ना आपको पठन में जो है ना आसानी होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या है कि ये जो है ना आपको कांच पर भी नहीं चिपकता है, ठीक है ना। कांच पर नहीं चिपकता है तो इसी कारण भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए आपको क्या दिया है उत्तर में, यहाँ देखिए उत्तर में आपको उच्च ऊष्मीय प्रसार दिया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च ऊष्मीय प्रसार, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं, यानी कि कठोर जल जो है किसमें उपयुक्त नहीं है, ठीक ना। देखिए एक में कहा है कि पीने के पानी के लिए, दो में कहा है कि साबुन से कपड़े धोने के लिए, तीन में कहा है कि बॉयलर्स के प्रयोग के लिए, चार में कहा है फसल की सिंचाई। देखिए पीने की पानी हो गया, साबुन धोने में और बॉयलर्स में और फसल की सिंचाई, ये जो है चारों के लिए जो है ये आपको उपयुक्त नहीं, यानी कि चारों के लिए अनुपयुक्त है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक ना। अब देखिए पीने के पानी के लिए क्यों नहीं है ये उपयुक्त, क्योंकि देखिए जो होता है आपको कठोर जल वो कैसा होता है, स्वाद में तो नमकीन होता है, ठीक ना। नमकीन होता है तो वो पीने में क्या होता है तो आसान नहीं होता है, देखिए पीने में जो है ना वो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो ये पीने के लिए भी उपयुक्त नहीं है। नमकीन है तो कैसे पिएगा, ठीक ना। देखिए जल की क्या होता है कि देखिए कोई भी जल है, ठीक है, उसका जो अस्थायी कठोरता होता है वो जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जो है ना क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होता है, ठीक ना। और कठोर जल जो है पीने में लवणीय लगते हैं, तो कपड़ा धोने में इसका झाग जो है उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। कपड़ा धोने में भी इसका यूज़ नहीं होता है, क्योंकि देखिए कपड़ा धोने पर जो है ना इसमें झाग भी उत्पन्न नहीं होता है, ठीक ना। अतः क्या होता है कि कपड़ा धोने के लिए अनुपयुक्त है, ठीक। अब देखिए बॉयलर्स क्या होते हैं, बॉयलर्स में उबालने पर जो है क्या होगा, देखिए बॉयलर्स में इसका प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। देखिए जब बॉयलर्स में इसको उबाला जाता है तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण की सतह पर आकर के जम जाता है। यानी क्या होगा, जब उबालेंगे इसको तो क्या होगा, कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, ये जो है ना आपको ये लवण के सतह पर आकर क्या हो जाएगा, आपको जम जाता है, ठीक ना। और तथा वाष्पन की क्रिया में जो है अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है कि ऊष्मा का संकेंद्रण जल में बढ़ता जाता है और बॉयलर क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। तो इसी कारण जो है इसमें कठोर जल का बॉयलर्स में भी प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए कठोर जल जो है ये फसल की सिंचाई हेतु भी उपयुक्त नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो है ना फसल में जो है जाइलम को अवरोध कर देता है, ठीक है ना। फसल में जो है तो जाइलम को अवरोध कर देगा, तो जाइलम अवरोध कर देगा तो जल लेके ही नहीं जाएगा तो पौधा भोजन कैसे बनाएगा, ठीक है ना। इसी कारण इसका नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि फसलें कुंठित हो जाती हैं, भोजन नहीं बनाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये कुंठित हो जाता है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना आपको चारों ही जो है ना आपको ये चारों जो दिया हुआ है कि पीने के पानी, साबुन के कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स के लिए और फसल की सिंचाई, ये चारों के लिए जो है ना ये अनुपयुक्त है, यानी कि उपयुक्त नहीं है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन है, ठीक ना। यानी कि वनस्पति तेल से जो है ना वनस्पति घी हमको बनाना है, ठीक। देखिए बनाते हैं तो वनस्पति घी, ठीक, वनस्पति तेल है, ठीक ना। इसको हमको घी बनाना है तो इसमें क्या किया जाता है, आपको हाइड्रोजन दिया जाता है, ठीक ना। हाइड्रोजन के साथ इसको मिलाया जाता है और क्या बन जाता है, ये तो वनस्पति घी बन जाता है, वनस्पति घी बन जाता है, ठीक है। वनस्पति घी जो बना ये है, यानी कि हाइड्रोजन मिलाया, इसे क्या हो जाता है आपको, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, हाइड्रोजन मिलाएगा, ठीक है। इसमें देखिए उत्प्रेरक के रूप में कौन काम करता है, तो ये निकेल उत्प्रेरक रूप में काम करता है और टेम्परेचर इसका होता है 150 से लेकर के 180 डिग्री सेल्सियस तक जो इसमें टेम्परेचर दिया जाता है, किस प्रक्रिया में, तो ये आपको हाइड्रोजनीकरण में, ठीक है ना। देखिए यहाँ आपसे क्या पूछा है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने पर प्रयुक्त होने वाली गैस, देखिए प्रयुक्त होने वाला गैस कौन है, तो ये हाइड्रोजन है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है ना। देखिए यहाँ कहीं पूछ सकता है कि जो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया जो होता है उसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्प्रेरक के रूप में आपको निकेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और पूछेगा कि जो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया होता है तो वो टेम्परेचर उसमें कितना दिया जाता है, तो 150 से लेकर के 180 डिग्री सेल्सियस तक दिया जाता है, ठीक ना। तो ये भी पूछ सकता है, ठीक। यहाँ हमको गैस के बारे में पूछा है तो गैस हाइड्रोजन प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए अगला
प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है, ठीक ना। देखिए कोई भी गैस है तो वो वायुमंडल में अस्थायी होगा, तो वो कैसे कैसे समझेंगे कि वो अस्थायी होगा, ठीक ना। देखिए ये अस्थायी वो गैस होते हैं जो गैस क्या करता है कि वायुमंडलीय दाब पर जो है ना द्रवित नहीं होता, यानी कि वायुमंडल का जो दाब है उसके उस पर जो है ना वो द्रवित नहीं होती है, और चाहे जितना भी उस पर दाब आरोपित किया जाए, ठीक ना, वो जो है ना आपको अस्थायी ही रहता है। इसी कारण जो है इसे आपको अस्थायी गैस कहा जाता है, ठीक ना। देखिए अस्थायी गैस का श्रेणी में जो है ना आपको नाइट्रोजन आता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए फूलों का अध्ययन जो है इसे आपको एंथोलॉजी कहा जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंथोलॉजी, ठीक है ना। देखिए फ्रेनोलॉजी दिया हुआ है। देखिए फ्रेनोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन है, तो ये जो है उनको मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन है। कौन, तो फ्रेमोलॉजी, ठीक ना। अब देखिए फ्रेनोलॉजी हो गया, उसके बाद है आपको सीम दिया है आपको एग्रेस्टोलॉजी। देखिए एग्रेस्टोलॉजी कहाँ है, तो एग्रेस्टोलॉजी ये देखिए क्या है, तो घास से संबंधित अध्ययन है आपको एग्रेस्टोलॉजी। एंथोलॉजी तो हो गया फूलों का अध्ययन। देखिए कौन बच गया है वो, पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी जो है ये देखिए क्या है, तो विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन जो है आपको पैलिनोलॉजी कहा जाता है, ठीक ना। ये हमसे फूल के बारे में पूछा था, तो फूल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी कहलाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। देखिए जितना भी कीट है लगभग कीट जो है ना आपको श्वसन करता है, तो वो किसके माध्यम से करता है, तो ये आपको वातक तंत्र के माध्यम से करता है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वातक तंत्र, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है, ठीक है ना। देखिए हल्दी जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है, देखिए हल्दी जो होता है ये अब तना का एक भाग है, ठीक ना। तो तना में क्या होता है, आपको नोड और एंटी नोड बनता है, ठीक ना। देखते हैं कि हल्दी में जो है ना निकला रहता है नोड और एंटी नोड, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, तना हो गया, ठीक। तो हल्दी क्या है आपको, तो ये तना का रूप है, ठीक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तना का रूप, ठीक। देखिए हल्दी जो है, हल्दी इसका देखिए वनस्पति नाम क्या है। देखिए हल्दी का वनस्पति नाम भी देख लेते हैं, इसका तना उत्तर हो गया, ठीक। अब देखिए हल्दी जो है, हल्दी का वनस्पति नाम क्या है, तो ये हल्दी का वनस्पति नाम है आपको कुरकुमा। क्या है, तो आपको कुरकुमा लेंगा है, ठीक ना। कुरकुमा लेंगा जो है ये हल्दी का वनस्पतिक नाम है, और इसका देखिए कुल क्या है, तो इसका कुल है आपको जिंजी बड़ेसी कुल का ये आता है, ठीक। तो इसका तना हो गया उत्तर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, ठीक ना। देखिए कोई पादप कोशिका है, ठीक, और कोई जंतु का कोशिका है, ठीक ना। ये दोनों में भिन्नता क्या, कैसे हम समझेंगे कि ये पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका है। देखिए उसमें भिन्नता ये होता है कि देखिए कोई भी कोशिका, देखिए जंतु कोशिका जो है इसके देखिए बाहरी सेल जो है, सबसे बाहरी सेल ये आपको क्या है, तो कोशिका झिल्ली है, ठीक ना। देखिए कोशिका झिल्ली जो है ना आपको कोई भी सेल हो सभी में पाया जाता है कोशिका झिल्ली, ठीक। अब देखिए ये क्या है, आपको पादप कोशिका है। देखिए पादप कोशिका में देखिए बाहर से जो दो लेयर होता है, ठीक ना। देखिए सबसे बाहरी लेयर क्या होता है, तो ये होता है आपको कोशिका भित्ति। ये क्या होता है आपको कोशिका भित्ति, और देखिए अंदर वाला लेयर क्या है, तो कोशिका झिल्ली है, ठीक है। कि झिल्ली तो है सभी में होता है, ठीक ना। ये झिल्ली है, तो ये जो देखिए आपको कोशिका, इसमें जो है आपको जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं है, लेकिन जो है ना आपको पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है। यही तो ये इसको भिन्नता प्रकार करता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि कोशिका भित्ति। किस ऑप्शन दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए पादप कोशिका जो कोशिका भित्ति होता है ये किसका बना होता है, तो आपको सेलुलोज का बना होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं। देखिए जीव, कोई भी जीव है, ठीक है, उसमें आनुवांशिक लक्षण जो है उसके संतान में लाया जाता है, ठीक है। जैसे कोई देखिए लड़का है, ठीक है, इसका देखिए बेटा होगा, जैसे इसका बच्चा जो होगा, तो इसका जो है ना गुण जो है ना, इसका बच्चा जो है, इस बच्चा का गुण इसके पिताजी से चाहे इसके माताजी से मिलता जुलता रहता है, ठीक है ना। तो यही इसका आनुवंशिकी गुण हो गया ढोना, ठीक है ना। तो आनुवंशिकी गुण के लक्षण को संतान में कौन ले जाएगा, तो इसके अंदर कौन था, तो क्रोमोसोम था, तो क्रोमोसोम ले जाएगा, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रोमोसोम द्वारा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है ना। एंजाइम जो है आपको ये ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो ये आपको करता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने में, जो है ना आपको एंजाइम जो है ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। मतलब क्या है कि कौन से परिवर्तन में एंजाइम
ट्रिप्सिन जो है, इनकी ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो आपको प्रोटीन के जो है अमीनो में जब बदलता है ना, तो उसमें जो है ना आपको उत्प्रेरक रूप में कौन कार्य करता है, तो ट्रिप्सिन कार्य करता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि ट्रिप्सिन जो है इसका स्राव कहाँ पर होता है, तो ये आपको अमाशय के द्वारा होता है। ठीक है ना, और ये क्या करता है, आपको प्रोटीन को अमीनो में बदल देता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। खनिज देखिए कौन कौन दिया है, तो कैल्शियम दिया है, लोहा दिया है और सोडियम दिया है। देखिए इसके बारे में कहा है कि उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, यानी कि पेशी के संकुचन के लिए। देखिए पेशी के संकुचन के लिए जो है पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, लोहा हो गया और सोडियम हो गया। ठीक है, यानी कि पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा और सोडियम, देखिए इस सब का प्रयोग होता है आपको किस चीज़ में, तो आपको पेशियों के संकुचन के लिए। ठीक, तो यहाँ देखिए कैल्शियम भी दिया हुआ है, लोहा भी दिया है, सोडियम भी दिया है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है। ठीक, देखिए सुमेलित करिए। देखिए सूची 1 के ए में दिया हुआ है गोबर गैस। देखिए गोबर गैस क्या किसके साथ मिलेगा, देखिए गोबर गैस किसके साथ मिलेगा, देखिए गोबर गैस जो है मीथेन के साथ मिलेगा। ठीक, तो 1 मिल गया 3 के साथ। बी में दिया आपको कोल गैस। देखिए कोल गैस में क्या होता है, तो ये देखिए हाइड्रोजन रहता है, मीथेन रहता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है आपको कोल गैस। उसके बाद आपको प्रोड्यूसर गैस। देखिए प्रोड्यूसर गैस जो है इसमें रहता है आपको नाइट्रोजन, और वाटर गैस में क्या रहता है, तो हाइड्रोजन रहता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड साथ क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है। ठीक ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए 1 का 3। देखिए 1 का 3 मात्र ए में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए गोबर गैस को तो मीथेन सबको याद रहता है, कोल गैस देखिए हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। ठीक है ना, लेकिन देखिए वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस जो होता है इसमें आदमी कन्फ्यूज कर जाता है। ठीक है ना, देखिए वाटर गैस क्या होता है, वाटर गैस। ठीक, देखिए वाटर गैस में क्या क्या है, देखिए वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है। ठीक है, देखिए वाटर में क्या है, तो आपको हाइड्रोजन। देखिए दोनों में क्या है कि आपको कार्बन मोनोऑक्साइड है ना आपको कॉमन ही है। ठीक है ना, लेकिन जो है ये देखिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यही दोनों अंतर है। ठीक है, तो ये दोनों को हम ये दोनों तो याद ही रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है ही, तो इसको हम याद कर लेंगे कौन में कौन जाएगा, तो आसानी से हमको पकड़ लेंगे कि कौन प्रोड्यूसर गैस है और कौन वाटर गैस। देखिए वाटर गैस यानी कि वाटर में क्या रहता है, देखिए H2O रहता है। ठीक है ना, यहाँ देखिए आपको हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन है, तो यानी कि वाटर गैस में क्या हो जाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या है, तो प्रोड्यूसर गैस है। ठीक, प्रोड्यूसर गैस है। ठीक, तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है एक हो ही गया आपको कार्बन के साथ आपको हाइड्रोजन, तो दूसरा बचा एक मात्र नाइट्रोजन ही, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या हो जाएगा, आपको नाइट्रोजन ही हो जाएगा। ठीक, नहीं याद करने का एक आसान तरीका है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है। ठीक, देखिए जब आप दूध पीते होंगे उसमें चीनी नहीं भी डालते होंगे तो थोड़ा थोड़ा वो मीठा लगता है। ठीक है, तो मीठा वो किसके कारण लगता है, उसमें देखिए एक लैक्टोज नाम का शर्करा रहता है, तो उसी कारण ये मीठा लगता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टोज। ठीक है, ये शर्करा जो है आपको दूध में पाया जाने वाला जो है ये प्राकृतिक शर्करा है। ठीक है, ये कैसा शुगर है, यानी कि कैसा शर्करा है, तो ये आपको डाइसेकेराइड शर्करा है। कैसा है, तो डाइसेकेराइड शर्करा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, यानी कि पौधा जो हुआ वो लिया आपको विकिरण ऊर्जा। ठीक है ना, तो विकिरण ऊर्जा जो लिया तो वो क्या करेगा, तो ये जो है आपको जल का प्रकाश अपघटन कर देता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल का प्रकाश अपघटन। देखिए जल का प्रकाश अपघटन जो होता है उस प्रकाश अपघटन में क्या होता है, यानी कि जल क्या है आपको H2O है, तो यानी कि जल के जो है अणु जो है इसे टूट कर जो है ना आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बना लेता है। ठीक है, यही है आपको जल का प्रकाश अपघटन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दाब की इकाई क्या है। देखिए दाब बराबर फार्मूला सबसे पहले समझते हैं क्या होता है, तो इकाई तो अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे दाब का इकाई जो आपको याद ही रखना है, लेकिन फिर भी आपको मात्रक और बीमा निकालने के लिए सिखाते हैं। ठीक, देखिए दाब क्या है, तो दाब होता है आपको बल बटा क्षेत्रफल। ठीक, यानी कि बल का क्या होता है मात्रक, तो सब जानता है कि न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का सब जानता है कि मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि क्या हो गया कि दाब का मात्रा क्या हो गया आपको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, देखिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है इसे ही पास्कल कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, तो पास्कल कहा जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि रमन प्रभाव का प्रकाश की
उस किरणों से संबंध है जो कि आर पार जाती है। यानी कि रमन प्रभाव जो है ना, कोई भी पारदर्शी माध्यम है, जितना भी पारदर्शी माध्यम है सभी पर ये रमन प्रभाव लागू होता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी पारदर्शी माध्यम पर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि रात के समय में खुले आकाश में तारे के टिमटिमाने के किससे समझा जाता है। ठीक है ना, देखिए रात में जो है आपको क्या होता है कि खुले आकाश में देखते होंगे तारा क्या होता है, आपको टिमटिमाते हुए नजर आता है। ठीक, तो इसे हम कैसे समझते हैं, टिमटिमाता है किसके कारण, ये जो है ना आपको प्रकाश के जो है ना अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपवर्तन। देखिए अपवर्तन कैसे होता है, देखिए ये क्या है, तो आकाश है। ठीक ना, आकाश में क्या है, तारा है, तारा है। ठीक, ये सब तारा है, तो आकाश के क्या है, तो एक प्रकार का ये निर्वात यहाँ पर क्रिएट रहता है। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या है, तो निर्वात है, और नीचे जब वायुमंडल में घुसता है तो यहाँ पर वायु है, तो वायुमंडल जो है, वायुमंडल कैसा हो गया, तो यह निर्वात है, तो ये क्या है आपको विरल माध्यम हो गया, विरल माध्यम, और ये क्या हो गया आपको सघन माध्यम हो गया। ठीक, देखिए यहाँ ये देखिए एक तरीका से क्या हो गया, ये विरल, और यानी कि प्रकाश कैसा आ रहा है कि विरल से सघन में आ रहा है। ठीक ना, देखिए विरल सघन में, देखिए एक अभिलंब खींच लेते हैं, यहाँ देखिए प्रकाश आया। ठीक, प्रकाश आया, देखिए अपवर्तन का नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश जो है ना आपको विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक, देखिए अभिलंब की ओर झुक जाएगा ये प्रकाश। ठीक, तो ये अभिलंब की ओर जब झुक जाएगा यानी कि अपवर्तित किरण जो है ये क्या हो गया आपको, अपवर्तित किरण हो गया। ठीक, तो अपवर्तित किरण क्या हो, अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो अभिलंब की ओर जो झुकती है इसी कारण जो है ना तारा जो है अपने वास्तविक ऊंचाई से ना थोड़ा ऊपर प्रतीत होता है। ठीक ना, जब थोड़ा अपने वास्तविक ऊंचाई पर नहीं है तो इनकी थोड़ा ऊपर प्रतीत हो रहा है, तो इसी कारण जो है ये आपको तो टिमटिमाते हुए नजर आता है। ठीक, यानी क्या हुआ कि ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अतिचालक का लक्षण क्या है। ठीक, देखिए कोई भी अतिचालक है, ठीक, तो वो जो है ना आपको शून्य पारगम्यता होने के अतिचालक क्या है, इनकी सुपर कंडक्टर हो गया। ठीक है, कंडक्टर एक होता है जो कि चालक होता है, यानी कि सीधा उसमें विद्युत का चालन होता है, लेकिन एक होता है आपको सुपर कंडक्टर, यानी कि एक होता है मैन, एक होता है आपको सुपर मैन, यानी कि कोई मैन है तो वो जनरल मैन है, सुपर मैन क्या है कि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पावर है। ठीक है ना, उसी प्रकार देखिए चालक है, एक होता है अतिचालक, नहीं चालक है क्या कि सिंपल प्रकार का चालक है, अतिचालक मतलब क्या उसमें एक्स्ट्रा पावर नहीं कि उसमें विरोध जो है ही नहीं, उसका प्रतिरोध जो है ना जीरो होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, अभी अचालक का लक्षण कैसा होता है, तो शून्य पारगम्यता होता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शून्य पारगम्यता। ठीक, देखिए पारगम्यता क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, देखिए पारगम्यता क्या होता है, देखिए विद्युत चुंबक के संदर्भ में जो है ना आपको पारगम्यता किसी भी पदार्थ का वह गुण है, यानी कि विद्युत चुंबक के संदर्भ में। ठीक है ना, पारगम्यता क्या है कि कोई पदार्थ का वह गुण है जो क्या करता है कि उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता, मतलब उस पदार्थ द्वारा जो प्रदर्शित होता है उसको सहायता देता है। ठीक है, यानी कि सहायता देता है, तो इसे जो है ना आपको क्या कहा जाता है, तो पारगम्यता कहा जाता है। तो पारगम्यता जो होता है इसे म्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का आविष्कारक करता कौन है। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है इसका आविष्कार किए थे आपको हेनरिक हर्ट्ज ने, कब, तो 1887 ईस्वी में इसका खोज किए थे। ठीक, हेनरिक हर्ट्ज ने, इसका तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेनरिक हर्ट्ज ने। ठीक है, लेकिन ये हेनरिक हर्ट्ज ने खोजा। ठीक है, लेकिन आइंस्टीन ने क्या किया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो है ना आपको व्याख्या किए थे, क्या किए थे, यानी कि व्याख्या किए थे, और जो व्याख्या किए थे तो इन्हीं के कारण जो है ना इन्हें जो आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में जो है ना आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन में हो गया हर्ट्ज। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, यानी कि कौन इसमें जो है ना गलत है। एम जो है आपको एनीमोमीटर जो है ये आपको वायु की चाल की मापता है, सही बात है। बी में दिया आमीटर जो विद्युत धारा को मापता है, ये भी सही है। सी में दिया आपको टेक्योमीटर, यहाँ दिया आपको दावांतर, तो ये गलत दिया, क्योंकि देखिए टेक्योमीटर जो है ये आपको क्या मापता है, तो ये आपको क्षैतिज दूरियाँ को मापता है, क्षैतिज दूरी को मापता है। ठीक, डी में है आपको पायरोमीटर, उच्च तापमान। ठीक है, पायरोमीटर जो आपको उच्च तापमान को मापता है, यानी कि 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को है पायरोमीटर मापता है। ठीक, तो यहाँ से गलत कथन पूछा है, यानी कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं कौन है, तो ये आपको टेक्योमीटर दावांतर दिया हुआ है, तो यही सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, चलिए वीडियो में अंत तक बने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।